Hello student, welcome back to Humanities Adda 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है एन इंपेरियल कैपिटल विजयनगर। इसमें हम टॉपिक करने वाले हैं आज द रॉयल सेंटर एंड द स्केयर सेंटर। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हम जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग है यानी कि डिस्कवरी ऑफ हम्पी, इसको हम कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर इसको जरूर से देख लेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वीडियो टॉपिक वाइज, कोई भी चैप्टर टॉपिक वाइज समझना है या कोई भी टॉपिक है या कोई भी चैप्टर है उसको वन शॉट में समझना है, आपको हर तरह की वीडियो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जाकर के इसको जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे इससे पिछले हमने भक्ति सूफी मूवमेंट किया तो उसमें टॉपिक वाइज भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आपको वन शॉट भी मिल जाएगा, उसमें आपको उसके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जाकर के इसको जरूर से जो चीजें जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है कि आपका कल एग्जाम है, आपको जो चीज चाहिए तो उसमें जाकर के आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, उसमें रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं द रॉयल सेंटर एंड द स्केयर सेंटर। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रॉयल सेंटर की। रॉयल सेंटर क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। रॉयल सेंटर होता है जहां पर वो एरिया, ठीक है, वो एरिया जहां पर बहुत अच्छी अच्छी सी बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं। अब बिल्डिंग्स कौन बनाएगा इतनी अच्छी अच्छी, कौन इतने बड़े बड़े जिनके घर होते हैं, जहां पर रिच फैमिली रहा करती थी, जिनके पास पैसा बहुत था, उस एरिया में रहने वाली फैमिलीज को, लोगों को, ठीक है, उस एरिया को क्या कहा जाता था, उस एरिया को रॉयल सेंटर कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे, रॉयल सेंटर। ठीक है, तो ये जो रॉयल सेंटर था ये विजयनगर के आपके साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था ये रॉयल सेंटर। ठीक है, अब ये साउथ वेस्टर्न पार्ट क्या होता है, ध्यान से सुना। ये साउथ वेस्टर्न पार्ट होता है, जैसे हमारी 4 डायरेक्शंस होती है ना, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। राइट, इसकी सब कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। तो कार्डिनल डायरेक्शंस में इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, इसको साउथ वेस्ट बोलेंगे, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो यहां पर ये देखिए, ये क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, यानी कि इस वाले पार्ट में क्या था, ये पूरा रॉयल सेंटर बना हुआ था। ठीक है, इस रॉयल सेंटर में क्या था, इसमें करीब करीब 60 टेम्पल्स थे और 30 बिल्डिंग्स ऐसी थी जो कि पैलेसेस टाइप में बनी हुई थी। ठीक है, जो राजा के महल के तरह बनी हुई थी। और इन पैलेसेस में सबसे बड़ा पैलेस जो था वो राजा का पैलेस था। जाहिर सी बात है, वो राजा ही होगा तो सबसे बड़ा पैलेस उसका होगा। ठीक है, इस पैलेस में, किंग के पैलेस में 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बड़े बड़े वो प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, जिनमें से एक को कहा जाता है ऑडियंस हॉल, दूसरे को क्या कहा जाता है, महानवमी डिब्बा। दूसरे को क्या कहा जाता है, महानवमी डिब्बा। ऑडियंस हॉल के नाम से थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा आपको कि ऑडियंस हॉल क्या होता है, जहां पर राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ करके कुछ डिस्कशन वगैरह किया करते थे, आगे का प्लान किया करते थे कि राज्य को मतलब किस तरह से हम एक्सटेंड करते थे, लिमिटेशंस उसकी बढ़ा सकते हैं, लिमिट बढ़ा सकते हैं, बाउंड्री को एक्सटेंड कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने राज्य में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो भी डिस्कशन होता था ऑडियंस हॉल में होता था। ठीक है, दूसरा क्या था, महानवमी डिब्बा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं महानवमी डिब्बा के बारे में। महानवमी डिब्बा, अब ये नवमी का मतलब क्या होता है, 9। ठीक है, नवमी का मतलब क्या होता है, 9। तो ये 9 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ करता था इस महानवमी डिब्बा प्लेटफॉर्म पर। अब 9 दिन का फेस्टिवल क्या है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जैसे नवरात्रे होते हैं ना, तो उसमें 9 दिन का फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं ना, नाचना गाना गरबा वगैरह करना। सेम ऐसे ही विजयनगर में ये 9 डेज का सेलिब्रेशन जो होता था, ठीक है, तो इसी को क्या कहते थे, महानवमी डिब्बा कहते थे। इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि इट इज लोकेटेड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी। तो जो विजयनगर सिटी थी उसमें सबसे ऊंचा जो एक स्टेज बनाया गया था, ठीक है, करीब करीब इस सरफेस एरिया से, ये जो हमारा सरफेस एरिया है, इससे करीब करीब 11,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर, ठीक है, 11,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर ये प्लेटफॉर्म बना हुआ था। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ था, यहीं पर ही रिचुअल एक्टिविटीज हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ राजा बैठता था, राजा की फैमिली बैठती थी इधर, और नीचे जो भी उनका वो एक्टिविटीज हुआ करती थी उसको जो है वो उनका देखकर आनंद उठाया करते थे। ठीक है, तो डिफरेंट सेरेमनीज लाइक द, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती थी, वर्शिप ऑफ द इमेज, पंपा देवी की मूर्ति को रखकर फिर उसके सामने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी, तो सारी जैसे हम माता की मूर्ति रखते हैं ना, तो उसके सामने सारी एक्टिविटीज करते हैं, सेम ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद एंड द सेक्रीफाइस, जब उसके मतलब पूजा वगैरह की जाती थी। ठीक है, पूजा के बाद में जैसे वो हवन यज्ञ वगैरह कर लेते थे, पूजा
कर ली जाती थी। फिर उसमें बफेलोज की और दूसरे बफेलोज एंड अदर एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी, ठीक है। वर परफॉर्म्ड इन द विजयनगर सम ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। इसके अलावा कुछ और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल लोटस महल और हजार राम टेम्पल। इनके बारे में भी हम समझेंगे कुछ अलग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, महानवमी डिब्बा में, कि इन द लास्ट डे यानी कि ऑन द लास्ट डे यानी कि 10th डे को, ठीक है, 9 दिन का सेलिब्रेशन होता है। तो 10th डे को क्या किया था, जैसे हमारा विजयदशमी सेलिब्रेट की जाती है ना, तो ऐसे ही वहां पर भी 10th डे को क्या क्या होता था, ध्यान से देखना। तो ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल द किंग इंस्पेक्टेड हिज आर्मी। तो जो किंग होता था वो अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट किया करता था। जैसे अपने यहाँ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आर्मी को इंस्पेक्ट करते हैं ना, क्योंकि तीनों आर्मी जो हमारी आर्मी है तो उनके हेड कौन होते हैं, उनके चीफ वो कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो जैसे वो एक तरह से उनका सर्वे करते हैं, उनको देखते हैं, उनको वहां विजिट करते हैं, तो सेम ऐसे ही विजयनगर एम्परर अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट किया करता था। और जो आर्मी के नायक होते थे, आपने देखा होगा ना, रिपब्लिक डे पर कुछ कमांडर जो होते हैं वो अपने पीछे पीछे सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर आते हैं, है ना। तो आगे आगे कमांडर होता है, पीछे पीछे उसके सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। सेम ऐसे ही वहां पर भी एक नायक होता था जो चीफ कमांडर होता था, ठीक है, जो मिलिट्री का चीफ कमांडर होता था इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन अ ओपन फील्ड, ठीक है। तो ओपन फील्ड में, जैसे हमारे रिपब्लिक डे पर ओपन फील्ड होती है ना, कि सब लोग वहां पर बैठकर देखते हैं, हम लोग टीवी पर देखते हैं, सेम ऐसे ही वहां पर भी होता था। ऑन दिस ओकेजन नायक बॉट, इस ओकेजन पर जो नायक होते थे ना, वो राजा के लिए बहुत प्रेशियस गिफ्ट लेकर जाते थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया ना कि स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट, बहुत अच्छे अच्छे से हैवी से गिफ्ट, कॉस्टली गिफ्ट लेकर जाते थे, ताकि राजा खुश हो जाए, उनकी जो पोस्ट है वो बनी रहे, ठीक है। चाहे कैसे भी लगा ले, राजा को खुश करने के लिए, या फिर अपनी पोस्ट को बचाने के लिए, या फिर आप एक्सवाइजेड कुछ भी कर सकते हो, या अपनी श्रद्धा से, ठीक है, वो राजा को गिफ्ट दिया करते थे। अब क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि वाज द महानवमी डिब्बा दैट स्टैंड्स टुडे द सेंटर ऑफ दिस द इलेबरेट रिचुअल। तो क्या वो आज भी वो रिचुअल वो सेलिब्रेट किया जाता है आज के टाइम में भी, ठीक है। तो हमारे काफी सारे हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कि आसपास के जो ये महानवमी डिब्बा के आसपास का जो एरिया, इतना जो ओपन एरिया था ना, क्या वो ओपन एरिया आज भी है, क्या वो उसमें आज भी इसी तरह की रिचुअल एक्टिविटीज की जाती हैं। तो कहीं पर इसके प्रमाण नहीं मिले, मतलब इस बात के प्रमाण नहीं मिले कि वहां पर ऐसी इस तरह की रिचुअल एक्टिविटीज होती थी और इतना ओपन स्पेस था वहां पर। तो उस ओपन स्पेस के कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिले, कहीं पर भी प्रूफ नहीं मिले। नेक्स्ट बात करते हैं किस पर, अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। तो दूसरे रॉयल सेंटर में मतलब कौन कौन सी बिल्डिंग थी इस रॉयल सेंटर में, तो अदर बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर इज लोटस महल, ठीक है। लोटस टेंपल नहीं है, दिल्ली वाला लोटस टेंपल नहीं है, ये क्या है आपका लोटस महल है। सो नेम्ड बाय द ब्रिटिश ट्रेवलर इन द 19th सेंचुरी। इस लोटस महल को किसने नाम दिया, ब्रिटिश ट्रेवलर ने इसको नाम दिया था, जिसका नाम था लोटस महल, ठीक है। तो वन सजेशन फाउंड इन द मैप ड्रॉन द मैकेंजी। तो कर्नल मैकेंजी जिसने सबसे पहले हम्पी को 1800 में क्या किया था, लाइट अप किया था, ठीक है। 1800 में इसके साक्ष्य, इसके प्रूफ निकाले थे और तब जाकर हम्पी के बारे में दुनिया को बताया था, ठीक है। तो ये वही कर्नल मैकेंजी है जिसने मैप में इस रॉयल सेंटर को एक एक चीज को बताया कि यहाँ पर ये बिल्डिंग थी, यहाँ पर ये बिल्डिंग थी। कुछ फेमस बिल्डिंग्स के भी बारे में इन्होंने जिक्र किया है। इज दैट मे हैव बीन द काउंसिल चैम्बर। तो इसने बताया कि जो ये लोटस महल था ना, इस लोटस महल के अंदर देखो ये क्या था, ये है आपका कौन सा, हजाराम टेम्पल, ठीक है, लोटस टेम्पल। तो एलिफेंट स्लेबस है, तो ये आपका क्या है, ये लोटस टेम्पल नहीं है, लोटस महल है ये, ठीक है। ये क्या है आपका लोटस महल। तो इस लोटस महल के अंदर बताया जाता है कि एक ऑडियंस हॉल था, ठीक है। तो एक काउंसिल चैम्बर था, तो उस काउंसिल चैम्बर को अ प्लेस वेयर द किंग एंड हिज एडवाइजर। तो यहाँ पर इस के अंदर ही एक काउंसिल चैम्बर बनाया गया था जहां पर राजा अपने एडवाइजर्स के साथ मिलता था। while the most temple were located in the scared center, there were the several in the royal center। स्केर्ड सेंटर किसको बोलते हैं, पवित्र स्थान को बोलते हैं बच्चे। पवित्र स्थान किसको बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोला गया है किसको, टेम्पल्स को, राइट। तो ये क्या है हमारा, ये लोटस महल है। इसी लोटस महल के अंदर एक काउंसिल चैम्बर बनाया गया था और ये क्या है, एलिफेंट स्लैब लोकेटेड इन द लोटस महल। तो ये एलिफेंट स्लैब्स बनाए गए हैं, देख रहे हो कितना बड़ा, कितना एक बहुत ही बड़े एरिया में इस टेम्पल को बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस
पिक्चर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि अदर बिल्डिंग ऑफ द रॉयल सेंटर, इन द रॉयल सेंटर में वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर देयर इज नोन एज द हजार राम टेम्पल। नाम से पता चल रहा होगा हजार राम टेम्पल, कहीं ना कहीं लॉर्ड रामा से ही कनेक्टेड होगा, ठीक है, जिसलिए इसका नाम क्या बना, इसलिए नाम पड़ा इसका हजार राम टेम्पल। तो इसकी स्पेशलिटी क्या थी, दिस वॉज द प्रोबेबली मीन्स टू बी यूज ओनली द किंग। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि स्पेशल पर्पज से बनाया गया था कि जहां पर सिर्फ राजा और उसकी फैमिली ही वहां पर उनको वर्शिप करेगी। उस टेम्पल में जो डिटीज रखी गई थी ना, उसको वो सिर्फ मतलब राजा के पर्पज से, रॉयल फैमिली के पर्पज से उसको बनाया गया था, आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया था वो। दिस वॉज प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ठीक है, माइट बी, राइट। तो शायद ये राजा और उसकी फैमिली के लिए बनाया गया था, जहां पर वो पर्सनली जा करके, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ना, तो उनका अपना खुद का एक टेम्पल होता था, पब्लिक के लिए नहीं होता था, उनका खुद का एक पर्सनल टेम्पल होता था, जहां पर वो देवी की पूजा करते थे, जो जिसको भी अपने भगवान को मानते थे, तो उनको लिए अलग से सेपरेट वो बनाया जाता था, ठीक है। सो दिस इमेज इन द सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग, ठीक है। तो दिस इमेजेस, द इमेजेस इन द सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग, हाउएवर स्टिपुलेटेड। तो जो इसमें हजार राम टेम्पल में जो मेन जो डिटीज रखी जाती थी वो मिस हो गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग, हाउएवर द स्कल्पचर्ड द पैनल ऑन द वॉल सर्वाइव। लेकिन हमें इस बात से अंदाजा लगता है कि उस वॉल, उस मंदिर की दीवार पर ना, इस तरीके से देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर ये मूर्तियां क्या बता रही हैं, ये मूर्तियां बता रही कि कहीं ना कहीं ये लॉर्ड रामा से कनेक्टेड थी, ठीक है। सो दीज इंक्लूड द सीन फ्रॉम द रामायणास स्कल्पटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द श्राइन। तो इसमें देख रहे हो आप, इसका ये जो वॉल है, ठीक है, इस वॉल पर भगवान राम की कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, हजार राम टेम्पल बोला गया है, राइट। और ये इसका इनर पार्ट है। तो इंटीरियर, द इंटीरियर ऑफ द ऑडियंस हॉल एट द मदुरई। तो ये किसका है, ये ऑडियंस हॉल है बच्चा, कहाँ का, जो मैंने अभी आपको ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा बताया था ना, तो ये इसका इंटीरियर पार्ट है। देखो कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया हुआ है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं द स्केयर्ड सेंटर में। टेम्पल बिल्डिंग इज द रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। देखो इतने सुंदर सुंदर से टेम्पल वहां पर बनाए गए थे विजयनगर में, इसके पीछे की बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री कैसे है कि मान लीजिए कोई मान लीजिए विरूपाक्ष टेम्पल है, विरूपाक्ष टेम्पल किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया, इसके पीछे का इतिहास क्या है, कहानी क्या है, हर चीज के पीछे अपना एक इतिहास, अपनी एक हिस्ट्री छुपी होती है, ठीक है ना। अब जैसे आप बड़े हो जाओगे, बड़े होकर के आप एक बहुत बड़े आदमी बन गए हो, ठीक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, बहुत बड़े ये, तो जो छोटे बच्चे होंगे वो आपसे पूछेंगे कि आप बताओ आपकी यहाँ तक की जर्नी, या आप इतने बड़े पहुंच गए हो कि आपको इंटरव्यू लेने के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो आप बताओगे कि मेरी पीछे की जर्नी कैसी रही, तो आपका ये एक हिस्ट्री बनी ना कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। ऐसे ही इसमें विजयनगर एम्पायर में जो टेम्पल्स बने होते थे उनकी एक बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री होती थी, ठीक है। तो Palas, Chalukyas, Hoysal, Cholas are the other rulers, all the other rulers encourage the temple building. तो इन्होंने ही तो टेम्पल्स को, क्योंकि राजा लोग थे, राजाओं के पास तो वैसे ही पैसा बहुत होता है, तो लैंड ग्रांट भी करी इन्होंने टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाने एक बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, राइट। इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर से टेम्पल बनाए, जिनको काफी सारे टेम्पल्स को तो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस या वर्ल्ड हेरिटेज में भी काउंट किया गया है ना, उसको विश्व धरोहर में, ठीक है। तो पालवास, चालुक्यास, होयसाल, चोलास, ऑल द रूलर्स इनकरेज द टेम्पल्स बिल्डिंग। तो जैसे एक राजा ने टेम्पल बनाया इतना सुंदर, तो दूसरा राजा भी क्या करेगा, उसको देख करके भाई इस राजा ने इतना सुंदर टेम्पल बनाया तो मैं इससे भी सुंदर बनाऊंगा, एक तरह का कंपटीशन लग जाता है ना। तो कौन कितना सुंदर बनाता है, उसकी ख्याति, उसकी फेम, नेम जो है वो दूर दूर तक फैलते थे, लोग देखने के लिए आते थे। लोगों को जब ये पता चलता था कि यार इस राजा ने इसको बनाया है, तो उसकी ताकत का अंदाजा लगा लेते थे। कैसे, इतना ब्यूटीफुल टेम्पल बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, और इतनी बड़ी जगह उन्होंने दी होगी, उसको लैंड को ग्रांट किया होगा, इतने अच्छे अच्छे से उसको डेकोरेशन किया गया है, तो वहाँ के पेंटर्स के, वहाँ के आर्टिशियंस के, ठीक है, जो वहाँ पे मूर्तियां बनाने वाले या वहाँ के जो पंडित होते थे, तो उनको देख करके लगता था कि यार वो राजा कितना पैसे वाला, कितना ताकतवर होगा जिसने इस तरह के टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया। टेम्पल्स वर डेवलप्ड एज द रिलीजियस। जो टेम्पल होता था बच्चे, वो रिलीजियस, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड लर्निंग सेंटर होता था। कैसे होता था कि देखो टेम्पल में जाएंगे तो रिलीजियस एक्टिविटी होंगी, धार्मिक जो भी हमारी
एक्टिविटीज होती हैं, राइट। सोशल एक्टिविटीज होंगी, मंदिर में लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अपने आइडियाज को शेयर करेंगे, तो वो सोशलिटी बढ़ जाती है उसमें, ठीक है। उसके बाद कल्चर होता है, तो जो भी उनका जो कल्चर होता है कि अब भगवान शिव का टेम्पल बनाया गया है, तो भगवान शिव को कैसे वर्शिप किया जाता है, ठीक है। तो उनकी जो भी पूजा पाठ करने का तरीका होता है, तो ये उनका अपना कल्चर होता है। इकोनॉमिक एंड लर्निंग सेंटर भी होते थे, तो यहाँ पर बड़े बड़े जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो कुछ डोनेट भी कर दिया करते थे, तो उनसे क्या होता था, एक तरह से इकोनॉमी उस पर्टिकुलर कंट्री की बढ़ने लगती थी, ठीक है। और उसके बाद श्राइन ऑफ द विरूपाक्ष एंड द पंपा देवी वर वेरी सिग्निफिकेंट सेंटर। तो श्राइन ऑफ यानी कि मूर्ति किसकी, विरूपाक्ष, श्राइन ऑफ विरूपाक्ष एंड द पंपा देवी, इन दोनों की, ठीक है। अब इनमें भगवान शिव और पार्वती को इसमें बताया गया है कि ये एक ऐसा होली प्लेस, एक ऐसा होली सेंटर, एक ऐसा स्केयर सेंटर बन गया था जहां पर लोग दूर दूर से, जहां पे डिवोटीज दूर दूर से इनके दर्शन करने के लिए आते थे। द विजयनगर किंग क्लेम टू बी रूल द बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्ष। विजयनगर के किंग मतलब ये क्लेम किया करते थे कि भगवान विरूपाक्ष ने उनको धरती पर भेजा है तुम लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से भगवान विरूपाक्ष ने हमें धरती पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा है, इसलिए तुम्हें क्या करना है, हमारे हर ऑर्डर को ओबे करना है। हम जो भी कहते हैं वो भगवान का एक आदेश समझकर उसको, उस ऑर्डर को फॉलो किया करो। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू द रूलर कंस्ट्रक्टेड द रिपेयरिंग एंड द मेंटेनेंस, मतलब पॉइंट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि व्यू ऑफ द रूलर्स, अगर व्यू रूलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस टेम्पल वर इंपॉर्टेंट बीस ऑफ द विनिंग सपोर्ट। तो ये रूलर जो होते थे ना, टेम्पल क्यों बनवाते थे, जाहिर सी बात है कि अपना अपना नाम ऊंचा करने के लिए। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस करवाते थे, रिपेयर कराते थे, कि मंदिर में जो भी टूट फूट हो जाती थी उसको रिपेयर कराना होता था, एंड द मेंटेनिंग टेम्पल, और उसका रख रखाव करना, ये क्यों करते थे, इसमें राजा का क्या फायदा होता था, यहाँ पर देखना। वर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द विनिंग सपोर्ट एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर पावर, अपनी पावर को शो करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए लोगों का, कि देखो हमारा राजा कितना अच्छा है, अब आने वाले टाइम में यही हमारा राजा होगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट होते, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो अच्छा काम करेगा उसी को ही लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो सेम ऐसे ही पहले भी होता था। तो राजा क्या करता था, उनका सपोर्ट लेने के लिए और अपनी पावर को दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना पावरफुल हूं, इस तरह से टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराया करता था, अपनी वेल्थ एंड द पिटी, ठीक है। और क्या करता था, अपना धन, कि उसके पास कितना धन है, कितना धन दौलत है, पैसा है, और वो कितना दयालु है, ठीक है, वो कितना बड़ा डिवोटी है, इसको भी शो करने के लिए वो कंस्ट्रक्ट कराया करता था टेम्पल्स को। स्केट सेंटर की बात करते हैं, अभी रॉयल सेंटर हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, अब करते हैं हम स्केट सेंटर की बात। द रॉकी नदन एंड ऑफ द सिटी, ठीक है। अब इस सिटी का जो एंड होता है, मतलब कि ये जो सिटी थी ना, ये जो सिटी थी, ये चारों तरफ से पहाड़ियों, छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी थी। मान लीजिए ये आपका क्या है, विजयनगर एम्पायर है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर है। तो इस विजयनगर एम्पायर में क्या था, चारों तरफ से आप देख रहे हो ना कि ये छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इन पहाड़ियों में माना जाता है कि किसी टाइम में इन पहाड़ियों में बाली और सुग्रीव, ये दो भाई थे ना, जो कि रामायण में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इन द रामायणास, मेंशन इन द रामायण, तो वो दोनों भाई इस पे रूल किया करते थे। तो ये जो देखो यहाँ बताया गया कि रॉकी नदन एंड ऑफ द सिटी वॉज बैंक ऑफ द तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तुंगभद्रा रिवर कहाँ फ्लो करती है, विजयनगर के सदर्न साइड में, यहाँ पर ये कौन सी है, तुंगभद्रा रिवर है, और इसके नदन साइड में कृष्णा रिवर है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना। तो इसमें बताया गया बैंक ऑफ द तुंगभद्रा, इस तुंगभद्रा के किनारे पहाड़ी वाले एक क्षेत्र था, ठीक है, जहां पर बहुत सारे मंकीज रहा करते थे। वो मंकी इस बात का प्रमाण देते हैं कि वो कभी वानर जो सेना होती थी, या वानरों के राजा होते थे, जिसका नाम सुग्रीव और बाली था, ये दो भाई थे, जो कि रामायण में आपने इसको मेंशन किए हुए, आपको इनके नाम मेंशन किए हुए हैं, और आपको पता भी होगा कि इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो इस तरीके से, और उस पर्टिकुलर एरिया का नाम क्या था, किष्किंधा, है ना, उसको बोलते थे ना किष्किंधा नरेश बाली, राइट, फिर बाद में सुग्रीव बन जाता है, ठीक है। तो अदर ट्रेडिशन सजेस्टेड दैट द पंपा देवी द लोकल, ठीक है। तो दूसरे जो ट्रेडिशन है वो ये शो करते हैं कि अदर ट्रेडिशन सजेस्टेड दैट द पंपा देवी द लोकल गॉडेस, द लोकल मदर गॉडेस डिड द पिनिंस इन द हिल्स इन ऑर्डर टू द मैरी विरूपाक्ष। इसमें बताया जाता है कि इस विजयनगर के जो पहाड़ी वाला क्षेत्र बताया गया है, इस पहाड़ी वाले क्षेत्र में उसने भगवान किसने, पंपा देवी ने विरूपाक्ष भगवान से
शादी करी थी, ठीक है। द गार्जियन डिटी ऑफ द किंगडम ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज द फॉर्म ऑफ शिवा। तो ये विरूपाक्ष जो विरूपाक्ष जी हैं इनको ही लॉर्ड शिवा बताया गया है। तो भगवान शिव से ही पंपा देवी यानी कि पार्वती जी ने शादी करी थी। तो कुछ ऐसा भी इसमें बताया गया है। टू दिस डे दिस मैरिज द सेलिब्रेटेड द एनुअली द विरूपाक्ष टेम्पल। और इसी डे को, जिस दिन इनकी शादी हुई थी, भगवान शिव और पार्वती की जो शादी हुई थी, इसी डे को आज भी वहां पर क्या किया जाता है, इसी डे को आज भी जो है वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑन दिस डे द मैरिज द सेलिब्रेटेड एनुअल विरूपाक्ष टेम्पल। तो आज भी इसको यहाँ पर किया जाता है सेलिब्रेट। गोपुरम्स एंड द मंडप, ठीक है, गोपुरम एंड द मंडप। The term of the temple architecture by this period certain the new features were evidence. गोपुरम एंड द मंडप्स, ठीक है। मैंने आपको शायद एक टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाकर बताया होगा, और नहीं आपने देखा है तो फिर से देख लीजिएगा। देखो क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक टेम्पल का स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि आपके एग्जाम में, जो कि बोर्ड एग्जाम में, सीयूटी में, दोनों में काम आएगा। सीयूटी में आपको इसका सीक्वेंस लगाने के लिए पूछते हैं, और बोर्ड एग्जाम में इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताना है। क्या करना है कि सबसे पहले आपको, जैसे यहाँ पर एंट्रेंस गेट होता है किसी भी टेम्पल में, जब एंटर करते हैं तो एंट्रेंस गेट होता है, ठीक है। उस एंट्रेंस गेट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गोपुरम, ठीक है। वैसे तो टेम्पल को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात को समझने वाले हैं। इस एंट्रेंस गेट को क्या बोलेंगे, गोपुरम बोलेंगे। गोपुरम को जैसे ही क्रॉस करते तो यहाँ पर आपने देखा होगा बड़ा सा हॉल आता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस बड़े से हॉल में भजन कीर्तन, शादी ब्याह, नाचना गाना बजाना, विजिटर्स जो है थोड़ा सा वहां पर रेस्ट भी करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मंडप कहते हैं बच्चे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मंडप, ठीक है, मंडप कहते हैं। और जब हम मंडप को क्रॉस करके आगे चलते हैं तो यहाँ पर भगवान की जो मेन मूर्ति रखी जाती है एक रूम में, इसको बोलेंगे हम गर्भगृह। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गर्भगृह, ठीक है। इसको कहते हैं गर्भगृह, जहां पर भगवान की मेन मूर्तियां रखी जाती हैं, ठीक है। उस रूम को गर्भगृह बोलते हैं। और इसके ठीक ऊपर, यानी कि इसके ठीक ऊपर, गर्भगृह के ठीक ऊपर, यहाँ पर आपको एक सबसे ऊंची चोटी पर कुछ मतलब जो मंदिर की जो चोटी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, उसको बोलते हैं शिखर, ठीक है, उसको बोलते हैं शिखर। अब ये देखो टेम्पल, ये मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया, बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, तो टेम्पल का स्ट्रक्चर समझने के बाद, टेम्पल का स्ट्रक्चर समझने के बाद, इन द टर्म ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर बाय दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर्स वर इन एविडेंस। तो कुछ नए फीचर्स इसमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि टेम्पल इस तरह के बने होते हैं। दीज इंक्लूड द स्ट्रक्चर इमेज द स्केल मस्ट हैव बीन मार्क ऑफ द इंपेरियल अथॉरिटी, बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द रायाज गोपुरम और द रॉयल गेटवेज। देखो ये गेटवे था ना, जो अभी मैंने बताया आपको, जो गेटवे होता था इसी को ही गोपुरम कहते थे, इसको ही गेटवे कहते थे, ठीक है। गेटवे ओपन ड्राफ्टेड द टावर ऑफ द सेंट्रल साइन। और ये जो ऊपर टावर देख रहे हो ना, ये वाला जो टावर देख रहे हैं, इसको शिखर बोलते हैं, इसको ही आपका सेंट्रल श्राइन बोलते हैं। और ये हमेशा याद रखना, जहां पर जो मेन मूर्ति रखी जाती है ना, ठीक इसके ऊपर ही यहाँ पर ये टिकाया जाता है, मतलब जो शिखर होता है, चोटी होती है, ताकि भगवान का जो कार्नेशन, भगवान का जो ताज पोशी होती है ना, वो उसको सिंबल रिप्रेजेंट कर सके। जैसे जब किसी राजा को ताज पहनाया जाता है तो उसके सर पे पहनाया जाता है, तो वो जो ये जो श्राइन, ये जो आपका शिखर है, ये भगवान की ताजपोशी को क्या करता है, सिंबलाइज करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो द विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ड ओवर द सेंचुरीज वाइल द इंस्क्रिप्शंस। तो विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ड ओवर द सेंचुरी, बहुत पहले इसको बनाया गया था, करीब करीब सेंचुरी में, ठीक है, 17th सेंचुरी में। तो वाइल इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट द अर्लीस्ट साइन डेटेड द 9th एंड द 10th। तो इसको 7th सेंचुरी में, 9th और 10th सेंचुरी में इसमें काफी सारे और भी अदर टेम्पल्स बनवाए गए थे। तो द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वॉज बिल्ट बाय द कृष्णदेव राय। क्या कह रहा है, द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन। तो जो मेन श्राइन है, इसके बिल्कुल सामने एक बड़ा सा हॉल बनाया गया, ठीक है। और वो हॉल किसने बनाया था, कृष्णदेव राय ने, ठीक है, जो कि तुलुवा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा थे, या कह सकते हैं हम विजयनगर के सबसे पावरफुल राजा कौन थे, कृष्णदेव राय। तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यहां से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुलुवा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, जिनका नाम था कृष्णदेव राय। टू मार्क ऑफ हिज एक्सेशन दिस वाज डेकोरेटेड विद द डेलिकेटली कर्व द पिलर। और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया था, ठीक है। कर्व्ड पिलर से, यानी कि झुके हुए मोल्डेड पिलर से इसको ब्यूटीफाई किया गया था, सुंदरता इसकी बढ़ाने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो,
ये क्या है, ये विरूपाक्ष टेम्पल है। ठीक है, ये क्या है, देखो कितना कितना ऊंचा, कितना हाइट पर ये बना हुआ है इस तरीके से। नेक्स्ट आता है गोपुरम मंडप में हम क्या करने वाले हैं, characteristics features of the temple complexes in the chariot street that extended from the temple gopuram in the straight line। देखो क्या कह रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना कि ये जो खंबे टाइप में देख रहे हो, ये एक ही लाइन में बने होते थे, इधर उधर नहीं बने होते थे। ठीक है, तो टेम्पल के बनाने का स्ट्रक्चर भी एक बहुत ही सोच समझकर किया गया था। सो दीज स्ट्रीट्स paved with the stone slabs and lined with the pillared the pavilion in which the merchants set up their shops। अब ये क्या होता था, मतलब ऐसे होते थी कि इनके बीच में ना कोई भी विजिटर या कोई भी जो शॉप्स वगैरह होती हैं, जो मर्चेंट्स वगैरह की, तो वो इसमें आसानी से सेटअप कर सकते हैं। जस्ट as the Naikas continue with the elaborate of the tradition fortification so they did the tradition of the temple building। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब इसको इतने ब्यूटीफुल तरीके से बनाएगा, अ गोपुरम बिल्ट बाय द नायकास ऑफ द मदुरई। तो आप ये देख रहे हो, इसमें क्या बताया गया है, ये नायक ने ही, जो नायक होते थे, मिलिट्री के चीफ कमांडर होते थे मदुरई में, नायकों ने ही इस तरह का गोपुरम बनवाया था। ठीक है, और इस गोपुरम को बनवाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि वो भी एक तरह से अपनी पावर को दिखाना चाहते थे। कृष्णदेव राय की डेथ के बाद जब ये नायक राजा बन जाएंगे, यानी कि अपने अपने टेरिटरीज को लेकर के ये अलग हो जाएंगे, एक अपना अलग राज्य बना लेंगे, यही लोग इस तरह के गोपुरम्स बनवाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और अब सबसे मेन बात, देखो चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम है, दोनों ही एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट का ये सपना होगा कि दोनों एग्जाम में मुझे बहुत अच्छे से स्कोर करना है और मुझे अपने सीयूटी के स्कोर के बिहाफ पर मुझे ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ये सपना आप पूरा कर सकते हैं हमारे इस श्रेष्ठ बैच को ज्वाइन करके। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में कि मैडम हम श्रेष्ठ बैच क्यों ले। बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही कहती, मैं क्यों लूँ श्रेष्ठ बैच, क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या इसके फायदे क्या हैं, तो वो पहले बच्चों को मैं बता देना चाहती हूँ। इस श्रेष्ठ बैच में आपको सबसे बड़ी बात कि आपको दोनों एग्जाम की इसमें तैयारी करवाई जाएगी, सीयूटी प्लस आपके बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, सबसे पहला फीचर। ठीक है, दूसरा ये कि इसमें आपकी 12 मंथ की वैलिडिटी है, पूरे 12 महीने की वैलिडिटी है, जिसका प्राइस आप देख रहे हो 8924। यानी कि अगर आप पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट ऑफलाइन में देते हो तो 6 से 7 सब्जेक्ट कितने दोगे, सच्ची सच्ची बताना, जरा ऑनेस्टली बताना कितने दोगे। 5 to 6,000 पर मंथ, 5 to 6,000 पर मंथ, 12 महीने में कितने दे दोगे। अगर मैं चार का लगाऊं, ठीक है, अगर मैं 3 का लगाऊं, अगर मैं 4 का लगाऊं, 5 का लगाऊं, तो 30 कितने दे दोगे, 12 4 जा 48। ठीक है, और 12 3 जा 36, तो 36,000, 48,000, 60,000 इस तरह से दोगे। अभी आपका कितना पड़ रहा है, 8924। ठीक है, इस पर भी आपको इतना पे नहीं करना, इस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489। इसको परचेज करते टाइम वो आपसे कूपन कोड पूछेगा, इसको फिल कर दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे किसकी, श्रेष्ठ बैच की। आप बोलोगे कि मैडम इसमें क्या हमें स्टडी मटेरियल मिल रहा है, क्या क्या चीज हमारे दोनों एग्जाम को लेकर के स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों ने, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, फैकल्टी के साथ में लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे आप। ठीक है, वो जो आप YouTube पे करते हो उससे थोड़ा सा डिफर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी दी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल कभी मान लो आपने क्लास मिस कर दी है, ठीक है, और आपको चैप्टर दोबारा समझना है, ठीक है, लाइव सेशन अटेंड कर लिया, दोबारा समझना है, तो आपके पास वो रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी जब तक आपके ये दोनों एग्जाम नहीं हो जाते। पूरे 12 महीने तक, पूरे 1 साल तक आपके पास ये वीडियोज भी रहेंगी, ये आपके पास सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको मिलेगी, साथ साथ में नोट्स मिलेंगे। नोट्स वो होते हैं जो कि आपके रिवीजन में बहुत बहुत काम आते हैं। अपने आप से तो नोट्स पूरा चैप्टर पढ़ करके अपने आप से नोट्स बनाओगे तो काफी टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिवीजन करने के लिए जो आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, आप उसे रिवीजन करोगे, हम भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे। अब बात आती है किसकी, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसे करने वाले हम, प्रैक्टिस इसमें हम कराने वाले हैं आपको किस तरीके से कि आपका मॉक टेस्ट दिया जाएगा। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जहां से आपका डर जो एग्जाम को लेकर होता है वो आपका निकल जाता है कहीं ना कहीं। तो मॉक टेस्ट देने से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एक एग्जाम को लेकर के, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है चाहे वो आपका सीयूटी का एग्जाम है। तो मॉक टेस्ट दे देकर इतने मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे जिससे कि आपका डर वो खत्म हो जाएगा और एक आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पीडीएफ दी जा रही है। ठीक है, पीडीएफ से भी आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ को भी बार बार आप
रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, हर चैप्टर के हर कंसेप्ट के साथ में आपको प्रैक्टिस दिए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर एक हर चैप्टर के साथ में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी, ठीक है, इसमें कंडक्ट करवाया जाता है कि पूरी इंडिया से बच्चे आपके उस टेस्ट को देंगे, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को देंगे, जहां पर आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि आप इंडिया में इतने सारे बच्चों में से कितने नंबर पर हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो ये जो सारा डर, ये सारी प्रिपरेशन, ये सब कुछ जो है वो आपको मिल रहा है कहाँ पर, हमारे इस श्रेष्ठ बैच में। जितनी देरी करोगे उतना आप लोगों के लिए देर हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपका ये जो CUT का एग्जाम है, ये जस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के बाद, तुरंत बाद हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम है आपका, कौन सा बोर्ड एग्जाम, ये आपका अप्रैल में खत्म होगा, ठीक है। आपका 10 अप्रैल के आसपास खत्म होगा, और इस बार आपका मई 2024 में CUET का एग्जाम होने वाला है। तो आप ये देखो, अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से मई कितना बच गया, मतलब मुश्किल से आपको 18 to 20 डेज के बीच में 18 से 20 दिन मिलेंगे आपको, ठीक है, 15 से 20 दिन मिलेंगे। इस 15 से 20 दिन में बच्चे आप CUT की तैयारी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में कर लोगे, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी GT इंग्लिश में। इसलिए अपनी GT इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 100% बनना बच्चे, कोई ना कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बात नहीं होती, मानती हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर इंसान चाहे तो अपने अंदर वो खुद भी वो एक जुनून जगा सकता है, एक जिद पैदा कर सकता है कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। लेकिन सारे बच्चे तो नहीं कर सकते ना। अगर मैं 100 में से 2 या 3 बच्चों को ऐसा लूं जो खुद पढ़ करके, खुद से नोट्स बना करके, खुद से अपना टेस्ट बना करके सारी प्रिपरेशन आप खुद से कर रहे हैं, 100 में से अगर मान 5 बच्चे, 10 बच्चे भी ऐसे होंगे, लेकिन वो 90-95 बच्चे तो ऐसे नहीं होंगे ना, जो इस तरह की प्रिपरेशन करेंगे। उन्हीं सब बच्चों के लिए ये जो है हमारा स्टेज बैच बनाया गया है, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका भी सपना है, ठीक है, 100% बनने का, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहते हो कि मैडम मैं तो अभी क्लास 12th की ही तैयारी करूंगा, बोर्ड एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो उसके लिए हमारा क्लास 12th के लिए सिर्फ आपका क्या है, ये अपना इग्नाइट बैच है। तो इग्नाइट बैच पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करोगे Y489। कोई भी बैच परचेज कीजिए, चाहे तो क्लास 12th का कीजिए, ठीक है, इग्नाइट बैच कीजिए, या फिर श्रेष्ठ बैच कीजिए, या फिर महापैक कीजिए, तीनों में ही आपको कूपन कोड लगाना है Y489, जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो डे बाय डे नए नए बच्चे जो है हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमारी फैमिली एक्सटेंड हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है। और भी अपने दोस्तों को बताते रहिएगा, ठीक है, कि ये ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए स्पेशली चैनल बनाया गया है। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यहीं पर ही सारा मटेरियल, सारा CUT का सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइएगा, और हो सके तो लाइक कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको बताना है कि इसमें एनरोल कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है कहाँ पर, अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, ये रहा गूगल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है आपको अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7 टाइप कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया आपने, जैसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, यहाँ पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आप क्लास 12th का लेना चाहते हैं तो क्लास 12th पे क्लिक करेंगे। CUT प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप CUT पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने CUT पे क्लिक किया, महापैक लेना है तो भी, बाकी जो भी अदर स्ट्रीम के हैं उनको भी बता दीजिएगा, कूपन कोड ये लगाना है तो उनको भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। ये रहा हमारा श्रेष्ठ बैच, इस पर आपको क्या करना है, सारी चीजें, अगर आपको कोई भी क्वेरी एडमिशन के रिगार्डिंग लेनी है, एडमिशन के रिगार्डिंग कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पर पता कर सकते हैं। ये जो गिवन नंबर है, इस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसको करना है बाय नाउ, तो जैसे आपने बाय नाउ पे क्लिक किया तो वैसे यहाँ पर आपसे कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड आएगा आपका Y489, बस इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आपका कोर्स कितने का रह जाता है, ये कोर्स रह जाता है आपका 8714 का, ठीक है। कितने का, 8714 का, जिसमें कि 12 महीने तक, पूरे 12 मंथ तक, 1 ईयर तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी। पैसों को देखोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे बच्चे, देखो कदम कदम पर आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम के टाइम में कहीं से आप मॉक टेस्ट की बुक लेकर आ रहे हैं, सैंपल पेपर्स लेकर आ रहे हैं, 10 ईयर्स के PYQs लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर तो साथ में तो आपको टीचर्स भी तो पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में आपको गाइड भी तो कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए, कहीं कहीं तक, दूर दूर तक भी, आपको इससे सस्ता, इससे जो है
कम प्राइस पर कोई कोर्स नहीं मिलेगा। बुक भी खरीदोगे तो वो भी इनसे महंगी पड़ेगी, 6-7 सब्जेक्ट की। ठीक है, सोचिएगा जरूर और जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिएगा इन बैचेस में और अपने सपनों को पूरा कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।